राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत फिलहाल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित इससे पहले करे थे और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन आपको सुनाते हैं। जनता को विकास परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री अब प्रोग्राम जुड़े तमाम राजस्थान के हमारे विभिन्न स्तर पर बैठे हुए तमाम जनप्रतिनिधिगण, सरकारी कर्मचारीगण, अधिकारीगण, डॉक्टर्स और प्रदेशवासियों, मुझे बहुत खुशी है कि 2 दिन हमने प्रयास किया 3 वर्ष के उपलक्ष्य में बातचीत करने का। वैसे बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया। क्लास भी 1 घंटे की होती हुई मैक्सिमम, ये क्लास तो 3 घंटे की हो रही है। इसलिए आपका थोड़ा अनिजी होना स्वाभाविक है, पर एक प्रकार से एजुकेशन की तरह ही प्रोग्राम हुआ है कि क्या क्या प्रोग्राम किए जा रहे हैं। वैसे तो सब विभागों की बात करना मुश्किल है, जितने हमारे साथी बैठे तमाम लोगों ने अपने अपने नवाचार किए क्षेत्र में, अपने विभाग में, पर वक्त नहीं है उसकी चर्चा हम यहाँ कर सकते थे। और फिर भी कोशिश की गई जो सरकार प्रायोरिटी देना चाहती है इन कामों को, उसको दिखाने का प्रयास किया गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी भी जो प्रोग्राम है, जो डीपीआई के माध्यम से लिटरेचर निकलते रहते हैं। कल मैं गया प्रदर्शनी के अंदर, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। अगर आप प्रदर्शनी में घूम लेंगे, आप पाएंगे हर विभाग ने कितना उत्साह था उनके अंदर, देखते ही बनता था और सबने अच्छे काम किए और उनको दिखाने की लालसा भी थी। मुझे गर्व है कि 3 साल में कोरोना काल के बावजूद भी जो काम हुए हैं वो बेमिसाल हुए हैं। बजट पेश हुए हैं, उम्मीद नहीं थी, विपक्ष को भी नहीं थी और पक्ष को भी नहीं थी। अगर पक्ष को भी नहीं थी तब भी इतना थाना बजट पेश हुआ, आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत की गई होगी, किस प्रकार वित्तीय प्रबंधन किया गया होगा। आगे भी मुझे लगता है कि अगला बजट भी है वो शानदार ही आएगा, सब लोग खुश हो जाएंगे। कहने को बहुत सारी बातें, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मैं 10-12 मिनट में अपनी बात समाप्त करना मुझे समझता हूँ। तो मुझे खुशी है कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें कल लोगों ने जो है हैशटैग 3 साल राजस्थान खुशहाल टॉप पे चला पूरे देश के अंदर। उसी ढंग से कल जो ओपन बीसी थी, ओपन बीसी के वक्त देखते लोग, फिर थोड़ा बाद में देखते क्योंकि रिकॉर्ड हो जाता है। कल 3,57,000 लोगों ने आपके बीसी को देखा और अभी करीब 1.5 लाख लोग देख रहे हैं। अभी जो प्रोग्राम चल रहा है तो 1.5 लाख लोग इसको अलग से देख रहे हैं। इसका मायने है कि लोगों में जो है ये जो कोरोना काल ने जो नई सीख दी है ब्यूरोक्रेसी को भी और अधिकारियों को, नेताओं को, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अच्छी गवर्नेंस कर सकते हैं। लाखों करोड़ रुपए बच गए। ये जो प्रोग्राम अभी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की बात कर रहे थे अध्यक्ष जी, इतने प्रोग्राम करने जाए मंत्री लोग और सब लोग, उद्घाटन कितने जगह टेंट लगते हैं, कुर्सियां लगाई जाती है, माइक के प्रबंधन होते हैं, लाने के प्रबंध होते हैं, लोगों के लाखों रुपए खर्च होते हैं। और ये पूरे कोरोना काल के अंदर जो हमने काम किया, करीब 460 बीसी मैंने की होगी कोरोना के मैनेजमेंट में और अन्य कामों के मैनेजमेंट में। और लोग महसूस नहीं हुआ कि मतलब गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। इस प्रकार से हमने उन सबको जोड़े रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वीसी के माध्यम से भी, और जब जरूरत होगी तो कभी जाएंगे। अभी प्रसन्न गांव के संग गए थे, बहुत अच्छा माहौल था गांव के अंदर। तो लंबी बात करें तो कम है क्योंकि इतने काम हुए हैं, पर मैं कुछ 8-10 पॉइंट जो नवाचार हुए खाली उसको मैं पिंड पॉइंट करूंगा। पूरे फायदे कितने मिलते हैं वो तो एक लंबी विषय हो जाएगी। जैसे पुलिस विभाग है, सरकार बनती हमने कहा FIR कंपल्सरी होगी थाने के अंदर लिखना, और वो नहीं लिखेगा तो वो SP के ऑफिस में दर्ज होगी FIR। डीजी साहब जानते हैं उसका क्या असर पड़ा। कोई 10-15 लोग आए होंगे मुश्किल से SP ऑफिस में, अब सब थानेदार समझ गए कि हवाले अनिवार्य लिखना ही बहुत बड़ी बात होती है। लोग भगा देते थे थाने से गरीब आदमी को।
जो पीड़ित पक्ष होता है उसकी बात सुनते नहीं थे, अब कम से कम रिकॉर्ड में आ गया हम। फिर भी कुछ शिकायत आती है तो हम डीजी से बात करेंगे किस प्रकार से उनको दूर कर सकते हैं। महिलाओं के लिए डिस्ट्रिक्ट डीवाईएसपी रैंक का ऑफिसर लगाया पहले हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट में, फिर कर दिया एडिशनल एसपी रैंक, जो टोटली महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार अन्याय उत्पन्न हो रहा तो उसकी देखभाल वो करेगा। एक लॉ ऑफिसर अलग लगाया, क्योंकि जो कोई रेप की घटना होती है, कोई ऐसी घटना होती है और कोई कमी रह जाती है मान लीजिए कानूनी दृष्टि से भी, तो पुलिस की एक्सपर्टाइज नहीं होती है। एक लॉ ऑफिसर ऐसे केस के लिए संबंध किया गया। लॉ ऑफिसर एक प्रोसेस कर रखा है पीएसक्यू ने, उस पर केस दिया जाता है। इसलिए आप देखा होगा पिछले एक अरसे में कई लोगों को फांसी की सजाएं हुई है, कई लोग आजीवन कारावास हुए हैं और 15-15, 20-20 दिन के अंदर ही केस निपट गए हैं। एक माहौल बना राजस्थान के अंदर, क्राइम तो राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर हो रहा है, परंतु अगर ये माहौल बन जाए कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है राजस्थान के अंदर तो उसको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये जो कदम उठाए हमने उसको लेके राजस्थान को बदनाम करने का भी षड्यंत्र चल रहा है। कुछ तो मीडिया वाले बिना सोचे समझे लिख देते हैं, स्टेटमेंट छाप देते हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा कि सच्चाई पे जाओ, सच्चाई है तो आप बड़ी से बड़ी आलोचना करो, मुझे खुशी होगी, क्योंकि इसके जो फायदे हुए हैं जो हमारे कदमों से, वो मैं बताना चाहूंगा आपको कि 33% रेप के केस जो थे पहले, वो 156(3) में जो पहले कोर्ट में जाओ, लोअर कोर्ट में आदेश लो और फिर जांच शुरू होती थी, कंपल्सरी करने से 33% से अब खाली 15% पे आ गए हम लोग। 15% केस खाली आने लग गए कोर्ट के द्वारा। पुलिस खुद तफ्तीश करती है, एफआईआर लॉन्च करती है और कार्रवाई हो रही है। इतने आंकड़े कम क्यों हुए? क्योंकि अनिवार्य कर दिया गया। उसी ढंग से आप देखेंगे अनुसंधान जो है 274 दिन लगते थे पहले 2018 तक, और हमारे इन फैसलों के बाद में सिर्फ 73 दिन लग रहे हैं। 73 दिन लग रहे हैं, कहाँ 274 दिन और कहाँ 73 दिन में तफ्तीश पूरी हो रही है, कोई विश्वास नहीं कर सकता। जो एनसीआरबी की बात की जाती है, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है भारत सरकार का, कि उसमें राजस्थान के आंकड़े बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कुछ बिल्कुल ठीक है, आंकड़े ज्यादा आएंगे। जिस दिन मैंने फैसला किया था कंपल्सरी एफआईआर का, उसी दिन मैं मीडिया को कहा था कि मुझे मालूम है कि इससे आंकड़े बढ़ेंगे, जब आप अनिवार्य करोगे बढ़ना स्वाभाविक है, परंतु उससे न्याय मिलेगा लोगों को। हमारी रुचि होनी चाहिए न्याय मिले, बजाय इसके कि आंकड़े बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेरी इस बात को एनसीआरबी जिसका नेशनल क्राइम ब्यूरो की बात की जाती है, उसने खुद ने जो बुक छपाई जाती है उसके प्रथम पेज पे लिखा है, जो मैं कोट कर रहा हूं आपको, विभिन्न राज्यों में प्रचलित नीतियों, और अवनी को अलग दिया, कल वो आई थी वो दूसरी, और कुछ नागर कोई था, तो सबको दे रहे हैं हम लोग 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ दे रहे हैं, 2-2 करोड़ दे रहे हैं, और साथ में डीवाईएसपी रैंक की नौकरी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेंजर की नौकरी लगा रहे हैं, अच्छी पद पे नौकरी लगा रहे हैं उनकी। तो माहौल राजस्थान में बनने लगा। हरियाणा में माहौल बना था पहले, हमें सीधा करना चाहिए, यहाँ बनने लगा है, इसको और बढ़ाना चाहते हैं हम लोग। तो ग्रामीण स्तर पर ये ओलंपिक गेम शुरू हो रहे हैं। ग्रामीण नाम ही दिया, ग्रामीण ओलंपिक गेम नाम दिया है। अशोक चांदना जी ने पिछली साल किया था, स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स मीट की थी, वो पहली बार हुई देश के अंदर। तो राष्ट्रीय स्तर पर होती है, राज्य स्तर पर राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्पोर्ट्स मीट करी है। मैं खुद गया, प्रोग्राम बहुत शानदार प्रोग्राम था। पेंशन दे रहे हम 90 लाख लोगों को, ये भी इसमें तमाम इफ एंड बट हटा दिए, तब जाके मिलने लगी लोगों को, पहले मिलती नहीं थी। मिल भी रही है माँ बाप को, बच्चा 18 साल होते ही बंद हो जाती थी, वो तमाम शर्तें हटा दी गई।
आज वो मैं समझता हूं कि उसका बहुत इम्पैक्ट है। कोरोना का मामला जो है, इसमें बहुत बातें की जा चुकी है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अभी भी जो खबर आ रही है अखबारों में, टीवी में, वो चेता रही है हम सबको कि 100 से ज्यादा मामले आ चुके हैं ओमिक्रॉन के देश के अंदर। दिसंबर 2 को 2 आए थे। इतने कम दिनों में अगर 100 ज्यादा बढ़ गए हैं, इसकी गति बहुत तेज है बढ़ने की। तो आज भी सावचेत रहने की आवश्यकता है। बार बार वैक्सीन लगाने की बात है, वो आवश्यक है। वैक्सीन के बावजूद भी आता है, पर फिर भी नुकसान नहीं कर सकते ज्यादा। अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर भी मैं कई बार देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो अमेरिका में, जर्मनी में जो विचारधारा लोगों की है, नेताओं की, और जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप थे, उनकी पार्टी विचारधारा है कि वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। तो लोग विरोध कर रहे वैक्सीन का, जर्मनी में भी और कई और मुल्कों में भी। अमेरिका में तो करते ही हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े विकसित राष्ट्र, दुनिया के सुपर पावर, वहां बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, हो रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, वैक्सीन का विरोध हो रहा है, और कई मुल्क वैक्सीन को कंपल्सरी कर रहे हैं, डन लगा रहे लोगों पर, लगा नहीं लगाएंगे, एंटी बंद कर रहे हैं उनकी दुकानों पे, मॉल पे, सब जगह। तो पूरे देश में बहस चलती रही है। मैं चाहूंगा उड़ान जो है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया आपको, ये ऐसे काम है जैसे कोरोना के अंदर हमने कहा था तमाम पॉलिटिकल पार्टी लोगों को सब मिलकर इस काम को करो, राजनीति से हटकर करो। धर्म गुरुओं को हमने आह्वान किया, एनजीओ का आह्वान किया, आम लोगों का आह्वान किया। मुझे खुशी है कि सब लोगों ने धर्म को निभाया, सबने अच्छा काम किया। उसी पर उड़ान जो योजना है, इसको मैं समझ रहा हूं कि कोविड की तरह ही हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम धर्मगुरुओं को, तमाम एनजीओ को और तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को, आम जनता को आगे आना पड़ेगा, तब जाके ये काम कामयाब होगा। ये मैं अपील करना चाहूंगा। मेडिसिन के बारे में कुछ कहा गया, मैं रिपीट नहीं करूंगा, मंत्री जी ने कह दिया, मीणा जी ने, प्रसाद जी ने। शानदार योजना है चिरंजीवी की। अभी हमने हाल ही में इसके लिए 100 रुपये प्रति व्यक्ति जो ऐड करवाएगा नाम, उसको मिलेंगे। अब बताइए नौबत क्यों आ रही है? 5 लाख का बीमा कैशलेस मिल रहा है लोगों को। 5 लाख किसे कहते हैं एक परिवार में? तब भी कई लोगों ने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। वो लापरवाही समझ लो, या उन तक बात नहीं पहुंच रही है, लोग समझा नहीं पा रहे उनको। बहुत दुखद बात है। 5 लाख का बीमा, और जो पैसे वाले हैं, इनकम टैक्स वाले हैं, उनसे 850 रुपये ले रहे हैं खाली, उसके आधा हम भर रहे हैं प्रीमियम। 850 क्या होता है? तो इसके लिए मैं अभियान चलाना पड़ रहा। 37 करोड़ रुपये सैंक्शन किए मैंने सिर्फ इस काम के लिए। तुम नाम ऐड करवाओ और 100 रुपये प्रति व्यक्ति ले जाओ। तो कहने का मतलब कि सरकार जबरदस्ती जिस प्रकार से लोगों का भला हो, कि जब तकलीफ घर में आए तो लाख रुपए का बिल बनेगा, 50,000 का बनेगा, उसको तकलीफ पाएंगे, अभी इस स्कीम में जुड़ जाओ। इतनी शानदार स्कीम है कि जो भर्ती कोई आदमी होता है, ये खाली उनके लिए, इंडोर पेशेंट के लिए, आउटडोर के लिए पहले ही हमने फ्री मेडिसिन कर रखी है। इंडोर पेशेंट के लिए भर्ती होने के 5 दिन पहले और ठीक होने के जाने के 15 दिन बाद तक का खर्चा भी उस स्कीम में शामिल है। वो भी सरकार दे रही है चिरंजीवी योजना के अंदर। इसको आप लोगों को जो सुन रहे हैं वीसी को मैं अपील करना चाहूंगा कि चाहे वो उड़ान हो, चाहे वो कोरोना के ऊपर हम लोग आपको आगाह कर रहे हैं, और चाहे वो कोई योजना हो, उसमें आपकी भागीदारी चाहिए। इंग्लिश स्कूल का बता दिया आपको, बड़े क्रांतिकारी प्रोग्राम दिया। हमारे शिक्षा मंत्री जी थे डोटासरा जी, उस वक्त में शुरू हुई। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हम चाहेंगे फैकल्टी अच्छी बने इसके लिए। अच्छे अगर मास्टर नहीं होंगे इंग्लिश पढ़ाने वाले, खुद नहीं बोल पाएंगे इंग्लिश, वो मान लीजिए, तो बच्चा क्या सीखेगा? ये स्कीम वो है, जब इंग्लिश स्कूलें होती है प्राइवेट, वो वहाँ टीचर ऐसे होने चाहिए जिससे कि अच्छी इंग्लिश सिखा सके बच्चों को, बोलना भी और लिखना भी और पढ़ना भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर हम ज़्यादा गौर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी और टीचर के ऊपर भी। और स्कूलें कितनी खुलेगी
जितने ज्यादा फैकल्टी मिलेगी उतनी ज्यादा स्कूल खुलेगी, ये मैं कह सकता हूँ। 200 बच्चों को हम भेज रहे हैं फॉरेन कंट्री में पढ़ाने के लिए, लाखों करोड़ रुपए खर्च होंगे कि राजस्थान के बच्चों को भी, जिनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि जो पैसे वाले होते हैं तो बच्चे बाहर पढ़ते ही, उनके तो कोई नई बात नहीं है, पर जो बच्चे गरीब है, मिडिल क्लास के हैं, उनको भी लाभ मिले। मैं समझता हूँ कि इस तरफ ध्यान देने की बात है। इस प्रकार से दो बातें कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। एक तो जो मेडिकल में है, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, जो शिशु मृत्यु दर, वो जो है कम हो रही राजस्थान के अंदर। पहले 81 थी, अब 36 हो गई है। तभी और ज्यादा कम करने का सकता है, 0 पे लाए इसको। और मातृ मृत्यु दर MMR 508 से पहले 164 पे आगे हम चाहेंगे वो भी कम हो, कम से कम 0 पे आए। एक भी माँ क्यों मरे डिलीवरी के वक्त में, एक बच्चा नवजात शिशु क्यों मरे, ये हमारा सोच होना चाहिए। उसमें हम लोग पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ICU, निकू, पिकू, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाए गए हैं, ऑक्सीजन तो प्लांट लगी गए राजस्थान के अंदर, काफी कुछ काम हो रहा है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, उस पे जोर देना। बाकी तो सड़क भी है, पानी, बिजली सब आवश्यक है, सोशल सिक्योरिटी आवश्यक है, परंतु जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में तबाह हो गया था, जर्मनी भी, जापान भी, साउथ कोरिया भी, ब्रिटेन भी। वो अगर खड़े हुए तो इसलिए हो पाए कि ब्रिटेन ने उस वक्त में एजुकेशन का बजट कम नहीं किया था, और बाकी मुल्कों ने भी शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे ध्यान ज्यादा रखा। तो बाद में धीरे धीरे कई साल लगे उनको, पर वो खड़े हो गए, पैरों पर खड़े हो गए। शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है, क्योंकि मानव संसाधन बनता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो जिंदगी में एक मानव सब कुछ कर सकता है। पहला सुख निरोगी काया। मैं चाहूंगा कि हम शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे पूरा जोर दें, और बाकी स्कीम हमारी चल रही है। 2-3 साल पूरे हुए हैं, 2 साल और आगे हमारे सामने हैं चुनौती के रूप में। हम चाहेंगे कि किस प्रकार हम लोग प्रदेश के चौमुखी विकास हो, प्रदेशवासियों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, अच्छी क्वालिटी लाइफ हो उनकी, और प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, इंडस्ट्री आए, इन्वेस्टमेंट आए। कल से मैं देख रहा हूं कि अनिल अग्रवाल जी, जो केन एनर्जी है, जिनका बाढ़ में तेल निकल रहा है, जिंक, हिंदुस्तान जिंक उनका है, वो आए। एलन मित्तल आए आज सुबह, उन्होंने कहा ये गाड़ी जो बाहर खड़ी है, ये गाड़ी बहुत शानदार है, इसमें 4 तरह के फायदे होंगे आपको। अभी मुझे लिख के दिया, उसमें हम चाहेंगे कि इस गाड़ी का, आपको मालूम है कि महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, स्तन कैंसर, अगर समय पर जांच हो जाए तो कैंसर नहीं बढ़ता है, ठीक हो जाते हैं। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पर सिस्टम नहीं होता है तो कैंसर बढ़ जाता है, बाद में ज़्यादा तकलीफ आती है। तो ये मेमोग्राफी की मशीन इसमें लगी हुई है, कोलोनोस्कोपी की मशीन लगी हुई है, जिसमें कि यूट्रस का कैंसर हो जाता है तो वो मालूम पड़ सकता है बच्चादानी के अंदर। एंडोस्कोपी, जो जर्दा वर्दा खाते हैं ये लोग, तो मुंह में, गले में, सिर में कैंसर होता है, वो मालूम पड़ सकता है। और डिजिटल एक्सरे मशीन है, लंग्स कैंसर के बारे में मालूम पड़ सकता है। बहुत शानदार ये गाड़ी बनी है, और ये मीना साहब बैठे हमारे, इनके उत्पादन निगम की तरफ गाड़ी मिली है ये, जब ये सेक्रेटरी थे उस वक्त इनकी सोच थी। मैं समझता हूँ कि ऐसी गाड़ी यार एलन मित्तल साहब ने घोषणा की कि हम भी ये गाड़ी ऐसी दे देंगे। तो इस प्रकार से जो माहौल बन रहा है कि 24-25 जनवरी को इन्वेस्टमेंट राजस्थान की मीट हो रही है, कि इंडस्ट्रीज आएंगे, MOU साइन हो रहे हैं अभी से ही, कि हमारे मंत्री जी सुखला रावत जी के साथ जा रहे हैं, कि अधिकारी जा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि
बॉम्बे और बेंगलोर सब जगह जाके आए हैं। गुजरात में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पूरे देश भर के लोग आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में, क्योंकि सरकारी नौकरी 1 लाख तो लगा चुके हम लोग, 80,000 करीब प्रोसेस के अंदर है। तो कितनी भी लगाओ, क्योंकि इतनी बड़ी बेरोजगारी होती है कि सबको नौकरी देना संभव नहीं होता। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लगेगी नहीं, तब तक हम कभी भी बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष, वो नाम ही नहीं लेते उस बात का। नाम कैसे ले, लग नहीं सकती। काला धन भी वापस नहीं है बाहर से, कोई बात होती नहीं। स्विस बैंकों की बात कभी होती है जहाँ 7 साल में नहीं हो रही, पहले होती थी, अब क्यों नहीं होती है। 14 में जो वादे किए थे मोदी जी ने, लंबे चौड़े, अगर वो स्पीच सुन लो आप, अगर टीवी में वहां पर देख लो उस स्पीच को, तो आज की वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट के बारे में कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें कुछ, अपना आप भी लोग समझ जाएंगे। ये हालात है। इतना बड़ा कत्ते में करनी मंतर है, पर हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करना आसान होता है। मैं कई बार कहता हूँ कि आग लगाना बड़ा आसान होता है, आग लग जाए तो बुझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। कोई बात लागू होती है, धर्म के नाम पे राजनीति कर लो, आसान काम है। जाति के नाम पे गांव में आप देखो, जातिवाद गांव में, कस्बों में, जिलों में, प्रदेश में कितना बड़ा होता है। पर ये ना जातिवाद और ना धार्मिकता की कट्टरता, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैंने भी कहा, जब बांग्लादेश का विजय दिवस हुआ 4-5 दिन पहले, तो मैंने कहा था उस दिन मीटिंग में कि पाकिस्तान बना था मुस्लिम धर्म के नाम पे बना था। एक धर्म के लोग थे पाकिस्तान में, पूरी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, एक धर्म के लोग थे। एक जगह बांग्ला बोली जाती थी पूरी पाकिस्तान में, एक जगह उर्दू बोली जाती है। 2 टुकड़े हो गए, बताइए आप। 2 टुकड़े हो गए एक मुल्क के, जो हमारे आज़ादी के बाद में, आज़ादी के वक्त में टुकड़े हुए। हिंदुस्तान का अलग टुकड़ा कर दिया धर्म के नाम पर लड़के, वो एक नहीं रह पाए, 2 टुकड़े हो गए। हिंदू राष्ट्र के बात करने वाले मैं पूछना चाहता हूँ, कभी हिंदू राष्ट्र की बात आप करोगे, सबको कहाँ निकालोगे? सब धर्म के लोगों को निकाल सकते हो। अलग अलग भाषाएं हमारे यहाँ, तो वो तो 2 भाषाएं थी, और यहाँ तो तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, कितनी भाषाएं हैं। क्या आप इन सब भाषा वालों को कह पाओगे कि आपको एक रखना है? 40 साल पहले तमिलनाडु सवाल उठी थी, हम अलग होना चाहते देश से। 40 साल पहले हमारे बचपन के अंदर किसकी बात ये करते हैं? इसलिए मैंने कहा भड़काना आसान है, सत्ता में आ गए धर्म के नाम पर, परंतु नीतियां जो महात्मा गांधी की दी हुई है, डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त में, सरदार पटेल के वक्त में, मौलाना अबुल कलाम आजाद के वक्त में, वही नीतियां, वही संविधान इस देश को एक व अखंड रखे हुए हैं। चाहे इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, चाहे राजीव गांधी शहीद हो गए, पर देश को एक व अखंड रखा है। ये नहीं भूलना चाहिए लोगों को। सरदार बेन सिंह जी थे पंजाब के मुख्यमंत्री, नेस्तनाबूद कर दिया उन्होंने आतंकवाद को वहां पर। उन्हीं आतंकवादियों ने उनको मुख्यमंत्री रहते हुए उड़ा दिया, पोर्च के अंदर ही, नीचे उतरते ही। हम भूले नहीं, सब बातें हमारे जैन में है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज भी जो हमारा संविधान सब कुछ कहता है, हम शपथ लेते हैं संविधान की, गवर्नर साहब हमारे संविधान की शपथ पढ़वाते हैं वापस। शपथ क्या पढ़वाते? पूरे कर्तव्य क्या आपका, उसकी मूल भावना क्या पढ़ाते हैं। अगर कोई ईमानदारी से सोचे तो, चाहे वो एमएलए है, एमपी है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अगर आप ईमानदारी से सोचो और संविधान की शपथ लेते हो, उस पर चलो, तो अधिकांश झगड़े स्वतः खत्म हो सकते हैं। प्रेम, भाईचारे, मोहब्बत से हम लोग रह सकते हैं। आज माहौल तनाव का है देश के अंदर, स्वादपूर्ण नहीं है, लोग चिंतित है। तो ये चिंता समाप्त होनी चाहिए देश से, और माहौल संविधान के अनुकूल होना चाहिए। और संविधान खतरे में ऐसा लग रहा है, लोकतंत्र खतरे में ऐसा लग रहा है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार
सुशासन देने में कमी नहीं रखी। कल मैंने कहा था संवेदनशील पारदर्शी जवाब दे प्रशासन देंगे, उस पर हम लोग कायम रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।